अब बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। महाराष्ट्र में लगातार हुकूमत साजी को लेकर तातुल बरकरार है, लेकिन कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग ट्राइडेंट होटल में हो रही है। हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी और कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। अब कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग हो रही है। ट्राइडेंट होटल में ये मीटिंग हो रही है। हुकूमत साजी के मामले पर बातचीत हो रही है। तो लगातार महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर तीनों पार्टियां कोशिशें कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग ट्राइडेंट होटल में हो रही है। हुकूमत साजी के मामले पर इस मीटिंग में बातचीत हो रही है। इससे पहले आज की अगर बात करें तो एनसीपी और कांग्रेस की भी मीटिंग हो चुकी है। कल की बात करें तो कल भी मीटिंगों का दौर जारी रहा। एनसीपी और कांग्रेस ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया था और कहा था कि हुकूमत साजी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और आज ये खबर आई कि एनसीपी कांग्रेस ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वज़ा करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। इस बीच खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और शिवसेना की भी मीटिंग हो रही है। ट्राइडेंट होटल में मीटिंग हो रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ रहे हैं, उनसे मजीद अपडेट हासिल करेंगे। अमित, हुकूमत साजी को लेकर यानी हुकूमत बनाने को लेकर लगातार कोशिशें हो रही। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ बातें हो रही, कुछ बाहर निकल पर आ पाई बात? देखिए, सरकार गठन को लेकर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने अपनी कवायद जो है तेज कर दी। हमने देखा था सुबह शरद पवार ने अपने सभी विधायकों की बैठक ली। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लाने के लिए अपने 5 लोगों की समिति भी जो है कांग्रेस एनसीपी ने गठित कर दी। उसके बाद जो समिति के नेता है यानी अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बालसाहब थोराट, वो सीधा पहुंच जाते हैं लीलावती अस्पताल संजय राउत को देखने। और संजय राउत अभी भी डिस्चार्ज हुए और वहां पे कुछ राजनीतिक बात भी होती है। और संजय राउत के से मिलने के बाद वो तुरंत पहुंच जाते हैं कांग्रेस के नेता ट्राइडेंट होटल, जहां पे उद्धव ठाकरे भी मौजूद है। और वहां पे लगातार चर्चा हुई किस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। देखिए, जिस तरह से कर्नाटक का हाल हुआ था वो हाल महाराष्ट्र में नहीं चाहते हैं। और एनसीपी और शिवसेना की साख पे इसका असर न पड़े, क्योंकि दोनों ही महाराष्ट्र की रीजनल पार्टियां, और ये जो कदम उठाया जा रहा है कि दोनों की विचारधारा अलग है, इसके बावजूद जो है सत्ता में आने के लिए और सरकार स्थापित करने के लिए दोनों एक हो रहे हैं और कांग्रेस भी इसमें शामिल हो रही है। तो ऐसे में किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, फैसला भविष्य में गलत न साबित हो, इन सारी चीजों को देखते हुए किसी तरह का मनमुटाव न हो। क्योंकि हमने ये देखा था कि बीजेपी के साथ सत्ता में होते हुए भी शिवसेना ने बार बार जो है बीजेपी में प्रहार किए, सामना के जरिए लेख लिखे। और संजय राउत ने भी कई सारे बयान दिए, उद्धव ठाकरे ने खुद बीजेपी को कोसा कई सारी चीजों पे। ऐसा कांग्रेस एनसीपी के साथ ना हो, क्योंकि फिर वही मैसेज जाएगा कि दूसरी बार जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जो है एनसीपी कांग्रेस का सत्ता बनाई और फिर जो है शिवसेना लगातार कांग्रेस और एनसीपी भी हमला कर दिए जैसे बीजेपी को हमला करे। तो ये गलत मैसेज दिखना जाए तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनाया जा रहा है और इस पे तीनों ही पार्टियों की सहमति होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो लगातार बैठकों का दौर शुरू है। हम देख सकते हैं कि सुबह से इतने ज्यादा डेवलपमेंट भी इस मामले में हो चुके। बैठकें हुई, कमेटी भी तय हो गई, फिर उद्धव ठाकरे का बैठक है। कहीं न कहीं सरकार बनाने की पहल में जो है तीनों ही पार्टियां जुट चुकी हैं और तीनों ही पार्टियां चाहती हैं कि आपसी सहमति से जल्द महाराष्ट्र में सरकार गठित हो। जी, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से लीडर इस मीटिंग में बातचीत के लिए पहुंचे हुए हैं अमित? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अशोक चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बालसाहब थोराट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, माणिकराव ठाकरे जो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तीनों लोग उस कमेटी में भी हैं जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में गठित की गई है। यही कमेटी के तीनों मेंबर जो है उद्धव ठाकरे से बातचीत करने पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जो है संजय राउत भी वहां पहुंच गए, ये बताया जा रहा है। हालांकि जैसे अभी संजय राउत डिस्चार्ज हुए लीलावती से, पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। यानी शिवसेना बिल्कुल श्योर नजर आ रही है कि जो बातचीत उसकी चल रही कांग्रेस एनसीपी से बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और जल्द से जल्द इसका निर्णय हो जाएगा। और जिस तरह से हमने फॉर्मूला सुबह बताया था, कल जिस तरह से अहमद पटेल और उद्धव ठाकरे के बीच रात को मुलाकात हुई तो 45 मिनट चर्चा हुई थी। उसमें ये तय हुआ था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 42 मंत्री बन सकते हैं महाराष्ट्र, इसमें से 14 मंत्री तीनों ही पार्टियों दिया जाएगा। शिवसेना और एनसीपी का मुख्यमंत्री होगा 2.5 साल, उसमें से पहले मुख्यमंत्री 2.5 साल शिवसेना का होगा और 5 साल पूरा यानी 5 साल का उप मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस का। तो ये सारी चीजें जो है तय होती नजर आ रही है और इस पे
काम यानी जिस तरह की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है बिल्कुल शुरू हो गई है और तीनों पार्टी के नेताओं ने लगातार बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि हर गुजरते दिन के साथ ये तीनों पार्टियां हुकूमत साजी की तरफ बढ़ रही हैं। बेहद शुक्रिया अमित रॉय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने लीलावती अस्पताल से निकलते ही बयान दिया। बात उन्होंने कहा कि चलती रहेगी, सियासत बनती रहेगी और लेकिन वजीर आला तो शिवसेना का ही होगा। राजनीति चलती रहेगी, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। एक साथ बात चल रही है, शिवसेना का ही होगा। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, कुलभूषण जाधव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सिविल कोर्ट में अब कुलभूषण केस की समाअत होगी। आर्मी एक्ट में तरमीम किए जाने की खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले पर अमल करेगा पाकिस्तान, जराए ऐसा कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कुलभूषण जाधव मामले से जुड़ी हुई है। सिविल कोर्ट में कुलभूषण केस की समाअत होगी। आर्मी एक्ट में तरमीम किए जाने की खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही है। बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले पर अब अमल करेगा पाकिस्तान। तो बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले पर अमल करेगा पाकिस्तान, जरा ऐसा कह रहे हैं। कुलभूषण जाधव मामले में सिविल कोर्ट में कुलभूषण केस की समाअत होगी। तो कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान की माजी में किरकिरी भी हुई। इसको लेकर हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा, जहां से ये फैसला आया कि काउंसलर एक्सेस दिया जाए कुलभूषण जाधव को, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से काउंसलर एक्सेस फराहम किया गया। और सिविल कोर्ट में अब खबर आ रही है कि कुलभूषण केस की समाअत होगी। आर्मी एक्ट में तरमीम किए जाने की खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले पर पाकिस्तान अमल करेगा, जराए के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान ये इल्जाम लगाता रहा है कुलभूषण एक जासूस है, जिस इल्जाम की हिंदुस्तान ने लगातार इस इल्जाम की तरदीद की है। और इस मामले में काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान नहीं दे रहा था, जिसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा हिंदुस्तान ने खटखटाया, जहां से हिंदुस्तान को बड़ी जीत मिली। काउंसलर एक्सेस देने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पाकिस्तान को कहा गया। अब फिर उसके बाद खबर आ रही है कि सिविल कोर्ट में अब कुलभूषण केस की समाअत होगी। आर्मी एक्ट में तरमीम किए जाने की खबर है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर है। बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले पर अमल करेगा अदालत पाकिस्तान। माफ कीजिएगा, जराए के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो कुलभूषण जाधव मामले में सिविल कोर्ट में कुलभूषण केस की अब सुनवाई होगी, समाअत होगी। आर्मी एक्ट में तरमीम किए जाने की खबर है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले पर पाकिस्तान अमल करेगा, जराए ऐसा कह रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कुलभूषण जाधव मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले को लेकर आलमी सतह पर पाकिस्तान की किरकिरी भी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा। और काउंसलर एक्सेस के लिए हिंदुस्तान ने काफी कोशिशें की, कई बार काउंसलर एक्सेस देने की पाकिस्तान से कहा गया, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को नकारा, जिसके बाद हिंदुस्तान ने काउंसलर एक्सेस की रसाई हासिल करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया, जहां से हिंदुस्तान को बड़ी जीत मिली। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस दिया जाए, जिसके बाद गुज़िश्ता महीने हमने देखा था कि कई महीनों कबल काउंसलर एक्सेस भी दिया गया था, हालांकि नामालूम जगह पर ये काउंसलर एक्सेस कुलभूषण जाधव को दिया गया था। और अब ये खबर आ रही है कि सिविल कोर्ट में कुलभूषण केस की समाअत होगी। आर्मी एक्ट में तरमीम किए जाने की खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले पर पाकिस्तान अमल करेगा, जराए के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अपने नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और सिविल कोर्ट में कुलभूषण केस की समाअत के क्या पहलू हैं, इस पर बातचीत करेंगे। सिविल कोर्ट में कुलभूषण केस की समाअत होगी। आर्मी एक्ट में तरमीम किए जाने की खबर है,
पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले पर अमल अब करेगा पाकिस्तान, जराए ऐसा कह रहे हैं। कुलभूषण जाधव मामले को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान का इल्जाम लगाता रहा है कि कुलभूषण जाधव एक जासूस है। इस इल्जाम को लगातार हिंदुस्तान ने नकारा है, इस इल्जाम की तरदीद की है और काउंसिल एक्सेस देने की गुहार भी लगातार हिंदुस्तान की तरफ से लगाई गई, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नहीं माना, जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बड़ी जीत हिंदुस्तान को मिली और अब ये खबर आ रही है कि सिविल कोर्ट में कुलभूषण केस की समाप्त होगी। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से शुमाली हिंदुस्तान और दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए हाइड्रोजन पर मबनी ईंधन तकनीक तलाश करने को कहा है। मरकजी हुकूमत ने अदालत को बताया है कि ऐसी तकनीक तलाश करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में 3 दिसंबर को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करेगी। प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज रहा। सीनियर एडवोकेट पंजवानी साहब है जो लगातार प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते रहे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट फिर नाराज हुआ, आप लोगों ने कैसे संतुष्ट किया? देखिए, हमें संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली से कहा था, आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट भी दी थी और ये रिपोर्ट आई थी सितंबर में और अक्टूबर में सीपीसीबी के पास पहुंची। सितंबर की रिपोर्ट अक्टूबर में आई, उसमें साफ साफ लिखा है अगर आप स्टेबल बर्निंग पराली का जो जलाना है वो बंद नहीं करेंगे तो दिल्ली ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर दिल्ली में सारे सोर्सेज पोल्यूशन के भी आप बंद कर दें और पराली बर्निंग बंद नहीं करें तो दिल्ली का हाल ऐसे ही रहेगा जो आज भी है। आप देख सकते हैं कि आज क्या हाल है हाइड्रोजन के मामले में भी। और हाइड्रोजन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि सीएनजी फेल, पेट्रोल फेल, डीजल फेल, तो अब ऐसा कोई फ्यूल लेके आए जिससे बात आगे बढ़े और ये जो वेहिकुलर पोल्यूशन है उससे कुछ राहत मिले। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लेके आएं कोर्ट में और बताएं कोर्ट को कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी किस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर नहीं है तो इस पे काम करना शुरू करें, कोई ऐसा फ्यूल लेके आएं जिससे प्रदूषण कम हो। तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया कि प्रदूषण न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में इफेक्ट कर रहा है और सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों को इस मामले में कारगर कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि क्या कोई ऐसा भी फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन के आधार पर कोई ऐसा फ्यूल यूज किया जा सकता है जिससे प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। केंद्र सरकार को 3 दिसंबर तक जवाब देना है। देखना यह है कि केंद्र सरकार किस प्रकार का मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है ताकि इस प्रकार के प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बरकरार रखा है। कर्नाटक के साबिक स्पीकर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। नाअहल करार दिए गए अफराद को अरकान असेंबली को अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। साबिक स्पीकर रमेश कुमार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 5 दिसंबर को कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। नाअहल करार दिए गए अरकान में आर रोशन बेग भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आला येदियुरप्पा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। Decision of the Supreme Court, they have given the verdict. All 17 MLAs, they can contest for elections. I welcome this decision, and from tomorrow onwards, we are going to go all out to all the assembly constituencies. Under 1%, we are going to win all the 17 seats. Again, I will welcome Supreme Court decision. So any decision on who will get the tickets? Will these 15 rebel MLAs We will discuss today. We are having a core committee meeting. Our president ourselves, we are going to sit here there, and we will take decision in the evening, and we will take final decision. वहीं बीजेपी लीडर मल्लिकार्जुन सेवकार ने अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है।
वो 2023 तक उनको डिस्क्वालीफाई किया था, उसका आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सुप्रीम कोर्ट जो दिया है वो आदेश को स्वागत करता हूँ और चुनाव लड़ने के लिए 17 शासकों को भी तीर्प जो आया है उसको भी मैं स्वागत करता हूँ। 3 तलाक कानून को गैर आईनी करार देने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सीरतुन नबी कमेटी की जानिब से दाखिल अर्जी पर अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए मामले को अहम मामले के साथ नत्थी कर दिया है। मरकज को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने तबसरा किया कि हुकूमत अगर कोई कानून बनाती है या कोई ऑर्डिनेंस लाती है तो लोग इसे चुनौती देने के लिए अदालत चले आते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी ने चक्रपाणी महाराज के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। चक्रपाणी जैसे लोग, उन्होंने कहा कि मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं, जबकि कोर्ट ये कह चुका है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था। वहीं अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिव्यू में नहीं जाना चाहिए। ब्लूप्रिंट क्या आता है, उस ब्लूप्रिंट को देख के ही उस पर टिप्पणी की जाएगी। योगी आदित्यनाथ कहाँ पे कर रहे हैं, किस ज़मीन पे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ट्रस्ट बनना चाहिए और मंदिर का मामला जो भी कुछ है वो सिर्फ ट्रस्ट देखेगा, कोई दूसरा नहीं देखेगा। इसके अलावा अगर वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो तमाम लोगों से मशवरा करके इस काम को करें। इसके अंदर जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हैं, हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं और जो दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद आज जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो जम्मू में किसी सियासी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। समर में अपने डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, लेकिन इस साल तो इजाज़त ही नहीं दी जाने की। अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से ही स्टेट में घूम रहे हैं, तो 1 साल के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं। कोई ख़ास पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं, लोगों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे। लेकिन आज मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं ऐसे वक्त में जा रहा हूं कि जहां पूरे डिस्ट्रिक्ट में शोक मनाया जा रहा। कल की जो घटना हुई एक्सीडेंट की डिस्ट्रिक्ट डोडा में और मरमत के 16 लोग मारे गए, तो उस शोक में भी मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ बराबर और उन परिवारों के साथ बराबर उनके अफसोस में शामिल हूं। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा और चिनाब वैली पूरी, ये तो एक डेथ ट्रैप बन गया। हज़ारों लोग साल के मरते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, एक रीजन में होते हैं, वो चिनाब वैली में होते हैं और हज़ारों जानें हर साल जाती हैं। तो इसके लिए मैं नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी और नई एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये निवेदन करूंगा कि पहला सबसे जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो चिनाब वैली में ये एक्सीडेंट कैसे बंद हो जाए और ये हज़ारों जानें किस तरह से ज़ाया होने से बच जाए। अयोध्या मालिकाना हुकूक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी के रद्द-ए-अमल पर कौमी अक़लियती कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी करने पर गौर कर रहा है। कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानात से मुसलसल जज्बात को हवा दे रहे हैं। फैसला आ चुका है और 5 एकड़ के करीब ज़मीन मुस्लिम समाज को दी गई है, लेकिन ये मसला कैसे हल हो, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी साहब मौजूद हैं। गैरुल भाई, 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई, अब तरह तरह की बातें हो रही हैं, कहाँ ज़मीन मिलनी चाहिए, कैसे मस्जिद को बना करके पूरा मामला हल किया जा सकता है? देखिए, सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें सरकार को इसके लिए अधिकृत किया है कि स्टेट की और केंद्र की सरकार उनको अयोध्या में ज़मीन दे। केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार मिलकर के ये तय करेगी कि मस्जिद के लिए अयोध्या में मुसलमानों को कहाँ ज़मीन देनी चाहिए। जहाँ भी ज़मीन दे दे वहाँ पर एक अच्छी मस्जिद बनाने की ज़रूरत है
और वो मस्जिद किसी आक्रमणकारी के नाम पर ना हो, बल्कि एक ऐसी मस्जिद हो जो आपसी सौहार्द का संदेश दे। क्योंकि जो अयोध्या का जजमेंट आया है वो राष्ट्रीय एकता, आपसी सौहार्द और कौमी एकजहती के लिए आया है। तो मस्जिद भी जो बने वो कौमी एकजहती के नाम से बने, आपसी सौहार्द के नाम से बने और राष्ट्रीय एकता के नाम से बने। इकबाल अंसारी हो, हाशिम अंसारी के बेटे, वो कह रहे हैं कि नहीं 67 एकड़ ज़मीन में ही जगह दी जाए, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं कि नहीं 67 एकड़ ज़मीन जो सरकार ने एक्वायर की थी उसमें नहीं मिलना चाहिए। नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। 67 एकड़ ज़मीन जो है वो मंदिर के लिए दिए जाने, चूँकि बहुत बड़ा मंदिर बनेगा और बनना भी चाहिए। मस्जिद उससे कहीं हट करके, उससे दूरी से कहीं मस्जिद के लिए ज़मीन दे सरकार, और मस्जिद उससे थोड़ी दूर हट के बनना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है? दूर बने, किस तरह की चीज़ें हैं? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन यह है कि दोनों अपनी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको दोनों लोग अपनी परंपराओं के अनुसार उसमें जो है वो धार्मिक आस्थाओं पर कायम रहें और उसको अंजाम दे सकें, धार्मिक आस्थाओं को अंजाम दे सकें। बहुत नज़दीक बनने से ये भी है कि कल को कोई फिर कभी बात इस तरह की न निकले। एक बार देश इन सब चीज़ों से बाहर आ चुका है और देश आगे बढ़ रहा है, समाज भी अब आगे बढ़ना चाहता है, अल्पसंख्यक भी अब आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई ऐसी बात ना हो। इसलिए सरकार, मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सोच समझ कर ज़मीन देगी और जहाँ देगी वो ठीक जगह देगी और वहीं पर मुसलमानों को मस्जिद बनाना चाहिए। क्योंकि ये मामला अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, सब लोग धैर्य भी बरत रहे हैं, सब्र बरत रहे हैं, सब्र का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वैसी जैसे लोग, वो काफ़ी अलग तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है। कमीशन इस मामले में एक्शन ले सकता है, किस तरह की चीज़ें हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से वैसी लगातार भड़का रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये देश के हित में भी नहीं है, समाज के हित में भी नहीं है। और अल्पसंख्यक आयोग अभी देख रहा है, समीक्षा कर रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आयोग ओवैसी को नोटिस जारी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कमीशन का मानना है कि अलग तरह से इस मुद्दे को हल कर लिया जाए, लेकिन अवैसी जैसे लोग जो हैं उनको इस मामले में इश्तियाल अंगेज़ी, भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। अगर वो लगातार ऐसा करते रहे तो हो सकता है कमीशन उनको सीधे तौर पर नोटिस दे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जस्टिस मोहम्मद रफीक मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। गवर्नर ने जस्टिस रफीक को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस मोहम्मद रफीक मुल्क के आईन के माहिर हैं। जस्टिस रफीक राजस्थान हाईकोर्ट में 2 मरतबा कारगुजार चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जस्टिस रफीक ने 1994 में अदलिया में अपने कैरियर का आगाज किया था।